Hello everyone, welcome to Momentum as Nidhi, a module that allows you to conserve your value addition material. And in this session, we are going to cover common equity tier 1 capital. Now, important thing is that कि पहले हम इस चीज़ को समझें कि कॉमन टीयर 1 कैपिटल या कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल का बेसिस क्या है. हमने ये ऑलरेडी अपने 3 जनवरी 2023 के डेली न्यूज़ डिकोडिंग जो हमारा करंट अफेयर्स है उसमें ऑलरेडी इसको एक होलिस्टिकली कवर किया है कि किस डायमेंशन में आता है, क्या क्या कवर करता है. बट इसका ओवरऑल बेसिस क्या था, क्यों आया, इस चीज़ पे बात करना भी ज़रूरी है. बेसिकली हुआ क्या कि 2 जैन को हम कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना डीसिप का लिस्ट निकाला, यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स. कुछ इम्पॉर्टेंट बैंक्स को आरबीआई ने कैटेगराइज करके रखा है और वो बैंक्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक. नाउ आईसीआईसी बैंक भी थोड़ा रिसेंटली न्यूज़ में कंसिडरिंग जो वहाँ की जो कोचर्स हैं उनको जिस तरह से अरेस्ट किया गया है पुलिस ने अभी रिसेंटली, उस बेसिस पे भी आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा न्यूज़ में है कंसिडरिंग जो उन्होंने लोन्स का डिसबर्समेंट जिस तरह से किया है. सो पहली बात ये आती है कि व्हाट आर दीज डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट बैंक्स. नाउ व्हाट वाज फाउंड एक्चुअली कि जब ये 2008 का क्राइसिस आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो इट वाज अंडरस्टूड इन अ होलिस्टिकली वे दैट देयर इज अ इम्पॉर्टेंस ऑफ सम व्हाट यू कैन से ग्लोबल सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट बैंक. इसको आप जीसिप बोले या फिर सिफी बोले, सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. You can use any of these terms. So what it was found in an overall way that Financial Stability Board ने बताया कि इस टाइप के कुछ इम्पॉर्टेंट बैंकिंग फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत है जो इस टाइप के क्राइसिस अगर कल की डेट में फिर से आती है तो उसको टैकल किया जा सके. बट द थिंग वॉज दैट कि एट दैट मोमेंट देयर वॉज नो सच टाइप ऑफ फ्रेमवर्क विच वॉज अवेलेबल एट दैट टाइम. यूजिंग दैट थिंग, बेसल Committee on Banking Supervision came into existence and they formed an entire framework of tier capitals. इन्होंने सेपरेट कुछ कैपिटल्स बनाए जैसे टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल किया इन्होंने एंड टीयर 3 कैपिटल. कंसिडरिंग हम इस प्रोफाइल पे बात करें तो हम टीयर 1 कैपिटल पे ज़्यादा फोकस रखेंगे. हाउएवर वी हैव कवर्ड ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ टीयर कैपिटल्स इन अवर डेली न्यूज़ डिकोडिंग विच यू कैन कवर फ्रॉम द PDF and the link of that particular PDF we will be providing in the description box only. Now accordingly this tier 1 capital के बेसिस पे कुछ ये हुआ कि रिस्क वेटेड एसेट्स पे भी डिसाइड किया जाए कि किस तरह से हमें ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन करने. ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट हैपेंड कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करने की बात कही, खासकर टीयर 1 कैपिटल पे को लेकर ही कि ऐसा कुछ फ्रेमवर्क बनाना है. एंड उस चीज़ को इन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई करते हैं कुछ डीसिप बैंक्स. नाउ इसी बेसिस पे जब डीसिप बैंक से बात कही गई तो उस टाइम ये भी बात उठी कि जो भी हम बैंक्स डिसाइड करेंगे या कुछ करेंगे, हम पहले एक कट ऑफ स्कोर निकालेंगे जिसको हमने मेनली कहा सिस्टमिक इम्पॉर्टेंस स्कोर. And based on this systemic importance score, इस systemic importance score के बेसिस पे जो कंसर्न बैंक्स होंगी उनको एक कैपिटल सेव करना पड़ेगा एक आपका प्रोपोर्शन वाइज. मतलब मान लीजिए कुछ X% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स. नाउ व्हाट आर दीज रिस्क वेटेड एसेट्स? रिस्क वेटेड एसेट्स मेनली वो एसेट्स होते हैं
जैसे मान लीजिए कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, मान लीजिए आप एक बैंक हैं और आपने मुझे कल के डेट में 1 लाख रुपए दिया, बट मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की कि अगर मैं आपको वो 1 लाख रुपए रिटर्न ना करूं तो आप किस तरह से उस 1 लाख रुपए को रिकवर करोगे। तो उन चीज़ों को हम कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन से, या फिर उस चीज़ के बेसिस पे हम या उसके आधार पे हम रिस्क वेटेड एसेट्स निकालते हैं। थिंग इज दैट कि अब ये रिस्क वेटेड एसेट्स क्या हो, डिटेल में क्या होगा। बेसिस देखा जाए कि अगर कोई भी एसेट जिसका रिस्क ज़्यादा है, अगर उसका रिस्क हाई है, तो वी कंसिडर दैट कि रिस्क वेटेड एसेट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। एंड इसी बेसिस पे बैंक्स को अपने रेगुलेटरी कैपिटल्स को भी थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, ताकि कल के दिन में अगर ऐसा कुछ फॉल आउट आता है या लॉस होता है तो वो इजीली मैनेजेबल हो, इजीली टैकल हो एंड ओवरऑल वे में कवर किया जा सके। ये X% ऑफ जो रिस्क वेटेड एसेट था, इसी चीज़ को हमने बोला कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल। और इसके अलग अलग सेक्शन बनाए गए, जैसे कि अगर कोई 0.2% सेव करता है, 0.4%, 0.6% एंड 0.8%। अगर रिजर्व बैंक का रीसेंट जो प्रोग्राम है, जो ये डीसीप का चल रहा है, उसके बेसिस पे देखा जाए, 2 बैंक्स हैं यानी HDFC एंड ICICI, ये इस पे आती हैं 0.2% पे, एंड 0.6 पे SBI आती है। यानी ये भी नहीं है कि जो करंट डीसीप बैंक्स जो इस टाइम करेंटली लिस्टेड हैं वो इक्वल अमाउंट ऑफ देयर रिस्क वेटेड एसेट को कवर कर रहे हैं। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस and or different banking institutions. In addition to this, one should also understand कि ओरिजिनली तीनों बैंक्स को पहली बार में ही डीसीप बैंक डिक्लेयर नहीं किया गया था। ओरिजिनली इट वाज SBI एंड ICICI बैंक, लेटर ऑन HDFC को इस लिस्ट में ऐड किया गया था। तो इसी बेसिस पे जब हम सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस को निकालते हैं, उसी बेसिस पे हम बैंक्स को बोलते हैं, RBI बैंक्स को वो करता है कि सबके अलग अलग प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, जो कॉमन टीयर 1 इक्विटी कैपिटल है, वो अलग अलग प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल कंटेन किया जाता है। नाउ व्हाट इज दिस कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल? अगर ओवरऑल बेसिस में कहा जाए, टीयर 1 में अगर हम देखें तो मेनली हम इसे कहेंगे, ये 2014 के आसपास कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड किस लिए? कंसिडरिंग जो मैंने कहा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने जब बताया कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल करने के लिए होना चाहिए, तो एक एज अ प्रिकॉशनरी मेजर की तरह देखा गया टू टैकल फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर इकोनॉमीज। सॉरी। इन एडिशन टू दिस, मेनली ये क्या होती हैं, कौन से कैपिटल्स होती हैं? जो लिक्विड बैंक होल्डिंग्स होती हैं। यानी कि आपका कैश हो गया, स्टॉक हो गया, इस चीज पे मेनली बात होती है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट इट डजंट मीन दैट दे आर रिलेटेड टू मार्केट रिस्क, कमोडिटी रिस्क, और फॉरेन करेंसी रिस्क। नो, ये 3 मेनली हम कवर करते हैं टीयर 3 कैपिटल में। इन एडिशन टू दिस, अगर इस बेसिस पे देखा जाए कि जो हम कह रहे हैं कैश एंड स्टॉक्स हिसाब से मेंटेन करना है, एंड इसमें अगर हम मार्केट रिस्क, कमोडिटी रिस्क एंड फॉरेन करेंसी रिस्क नहीं मानते हैं, एक और पार्ट आता है कि ये बेस कंपोनेंट होता है of the capital structure. Now, what is this base component of capital structure? मान लेते हैं कि अगर कल के दिन में किसी स्टॉक वैल्यू की वजह से एकदम से क्रैश होता है मार्केट, एंड उस वजह से देखा जाए स्टॉक्स की वैल्यू की बात हो रही है, कैश एंड स्टॉक, अगर इनकी वैल्यू रिड्यूस होती है एंड जिसकी वजह से एक लॉस आ सकता है,
तो वो जो लॉस इनकर होता है, उस लॉस को टैकल करने के लिए जो अमाउंट रिलीज करना है वो हम कॉमन टीयर 1 इक्विटी कैपिटल से निकालते हैं। यानी कैपिटल मार्केट में अगर कोई कल के डेट में लॉस होगा तो CET1 ही उस चीज़ को कवर करेगी। इन एडिशन टू दिस, अगर ये CET1 उस चीज़ को कवर करती है तो जैसा कि मैंने कहा फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। बेस कंपोनेंट अगर कैपिटल मार्केट को टैकल करने के लिए तो मार्केट रिस्क है, बट ओवरऑल मार्केट रिस्क पे ये चीज़ कवर नहीं होता है। बट कहीं ना कहीं इट क्रिएट्स एन इम्पॉर्टेंस टू द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, कंसिडरिंग ट्रेडिंग सिस्टम पे जब हम बात करते हैं जैसे डीमैट्स अकाउंट हो गए, इन सब के थ्रू ये जो बैंक्स ओवरऑल वे में अगर स्ट्रक्चर्ड वे में अगर जिस तरह से ये कंटेन करती हैं, एंड मेनली ये कैश एंड स्टॉक्स की जगह इसको ओवरऑल वे में हम कह सकते हैं स्टॉक सरप्लसेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें टाइम टू टाइम याद रखना चाहिए या ओवरऑल वे में इससे रिलेटेड पता होना चाहिए कि अगर प्रीलिम्स में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो इस चीज़ को कैसे कवर किया जाए, क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, किस तरह से ऑप्शंस आ सकते हैं, उस चीज़ पे भी बात हो सकती है। नाउ अगेन अनदर थिंग एज आई सेड कि क्योंकि CET1 कैपिटल उस लॉस को इनकर करने में काम आएगा, तो ये चीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट है। इट्स अ रियल एंड ए क्रूशियल फैसेट टू अंडरस्टैंड दैट इन केस योर CET1 कैपिटल गोज डाउन, आपने वो अमाउंट से पे किया, बट अगर रिस्क वेटेड एसेट के थ्रू अगर देखा जाए, अगर CET कैपिटल गोज डाउन टू एंश्योर दैट वो लॉस को वो करना है, तो बैंक्स को अगेन हैव टू एंश्योर दैट कि एक रेगुलेटरी कैपिटल है जो भी स्पेसिफिक कैपिटल उस अमाउंट को फिर से वापस डाला जाए, ताकि उस स्कोर को सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट स्कोर या जो भी है CET का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए बैंक्स में एज ए वो मेंटेन किया जा सके। एंड ड्यू टू दिस रीजन दी स्पेसिफिक DSEB बैंक्स वन कैन फाइंड दैट कि इनका थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड सुपरविजन होता है। इनकी सुपरविजन जो इन मैट्रिक्स होंगी वो इन बैंक्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मिलेंगी हमें। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड फाइंड एंड यू शुड चेक आउट। आई विल ऑलवेज टेल कि अगर इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको निकालना, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट या फिर सेबी की वेबसाइट से ये सारे इन्फॉर्मेशन निकाल के रख सकते हैं अपने पास। So let's tackle one question related to this prelims based, so that you can understand कि what are the key things that should be tackled अगर इससे related question आता है। So with reference to domestic systematic important banks, consider the following statements. पहला statement बोलता है it is formed on the basis of Basel Committee framework। क्या हमने इस पे बात किया था कि Basel Committee on बैंकिंग सुपरविजन ने इस चीज़ को कवर किया था, मतलब इस चीज़ के बेसिस पे अलग अलग टीयर 1 कैपिटल्स बनाए गए थे। एग्जैक्टली, इट इज़ करेक्ट। द कंसर्न बैंक्स हैव डिफरेंशिएटेड सुपरविजरी रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि अभी मैंने कहा कि अगर DSEB बैंक्स होंगी तो इनके सुपरविजन में थोड़ा सा डिफरेंट सुपरविजन इंडिकेटर्स बदल जाएंगे। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फॉरेन बैंक्स falling under this category have to maintain additional capital। now दो मैंने ये statement आपको बताया नहीं है, but अगर देखा जाए कोई भी global systematic important bank अगर है, foreign यानी foreign bank है जो कि जिसका branch, अगर उसका branch इंडिया में है तो इनको भी कुछ ना कुछ अपना मेंटेन करना पड़ेगा, और उस चीज़ को हम कहते हैं कॉमन इक्विटी टीयर 1 सरचार्ज। तो ये एडिशनल कैपिटल उनको भी मेंटेन करना पड़ेगा, और ये फॉरेन बैंक्स के केस में माना जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। यानी कि ओवरऑल वे में अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो एक्चुअल आंसर इज आंसर ऑप्शन डी।
pause the video and then check this question again, and so that you can understand in this way, and it will help you कि अगर आपको prelims से related question आ जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको help भी करे. Now this question, a term common tier 1 capital was recently in the news. Which of the following statements or statement is not correct? ध्यान रहे नॉट करेक्ट को इसमें इटैलिक करके ही हम ट्राई किया जाता है कि यूपीएससी भी ट्राई करती है कि अगर आप नॉट को ध्यान से रखने के लिए उसको इटैलिक कर देती है, बोल्ड कर देती है. फर्स्ट इज दैट DSIB हैव टू मेंटेन दिस कैपिटल. एब्सोल्युटली सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट स्कोर जो आता है उसके बेसिस पे देखा जाए तो जो रिस्क वेटेड एसेट्स का जो प्रोपोर्शन बेसिस पे निकाला जाता है उसी बेसिस पे कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल निकलता है. These are associated with market risk and commodity risk. As I said, these are related to tier 3 capital. That means the option is incorrect. It includes common shares and stock surplus. The statement is again correct. And it is like a cushion to protect economies from financial crisis. इस चीज़ में हमने सबसे पहले ही बात करी है. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. यानी एक्चुअल आंसर इज आंसर बी. So with this we are ending this session. Hope you liked it. Hope you liked the entire question based structure and the concept based structure कि किस चीज़ तरह से इस चीज़ को कवर किया जा सकता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर किया जा सकता है, कंसिडरिंग इट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली एंड इट कम्स इन द न्यूज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम. अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर पॉइंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड रिलेटेड टू DSIB थिंग एंड कॉमन इक्विटी टीयर कैपिटल इज दैट कि जब भी DSIB बैंक हम निकालता है, रिजर्व बैंक निकालता है, तो इस चीज़ को रिजर्व बैंक के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं मैंडेटरी प्रोविजन आप कह सकते हो कि उसे हर साल ईयरली इंटरवल पे बताना पड़ेगा कि कौन कौन से DSIB बैंक्स ओवरऑल एग्जिस्ट करते हैं. सो वी आर एंडिंग दिस सेशन. होप यू लाइक्ड इट. सब्सक्राइब टू अवर YouTube channel for exploring more fascinating and astonishing videos. Thank you to all.